साथियों, मेरा नाम है निशांत और आप मेरे साथ हैं शिक्षा अमृत पे। और हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जो अप्रैल के लास्ट सप्ताह है, आखिरी सप्ताह है उसका है। मतलब कि 20-21 तारीख से लेकर अब तक, अभी आज डेट है 25 तारीख, इनके बीच में जो प्रमुख समाचार है, खबरें हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख खबर है, यहाँ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा एयर शो किया गया था 23 अप्रैल के दिन। 23 अप्रैल कुछ खास है, खास होने की वजह है यहाँ पे उस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनका बलिदान दिवस है। ठीक है, उस मतलब 23, हालांकि 23 अप्रैल को घायल हुए थे और मतलब ये इस पर थोड़ा सा वो विवादास्पद है। कुछ लोग 23 अप्रैल को उनका बलिदान दिवस मानते हैं, कुछ 26 अप्रैल को मानते हैं। तो मान लेते हैं हम 23 अप्रैल को ही मान के चलेंगे। 23 अप्रैल 2025 को उनका बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य पर शौर्य दिवस मनाया जाता है उस दिन। ठीक है, शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पे ये मनाया गया था। तो ये जो उसमें एयर शो हुआ था, उस एयर शो को हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन पटना के जेपी गंगा पथ के किनारे गंगा तट पे हुआ था, जो लगभग 9:30 से 10:30 के बीच में चला था। इसका उद्देश्य था कि महान सेनानी जो थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनकी जो उपलब्धियां थी उनको याद करने के लिए हम लोग, और साथ में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ये आयोजन किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा अब हम लोग सूर्य किरण का जो एरोबेटिक टीम है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। इसको SKAT भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य किरण की जो भारतीय जो टीम है, ये स्क्वाड्रन लीडर, ये वायुसेना का 52 नंबर का स्क्वाड्रन का हिस्सा है ये सूर्य किरण। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 को हुई थी। ठीक है, और इसमें जो विमान यूज किया गया है, ठीक है, वो है टीम हॉक, BAE हॉक MK-132। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा, जानकारी बनाए रखिएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो पूछ सकता है। ये तो सब आयोग है या जो भी परीक्षा करवाने वाली जो समितियां हैं, वो तो उन्हें मालूम है कि पटना में हुआ था जेपी पथ, मगर जो डिटेल है वो आपसे जानने का कोशिश करेगा। तो वो डिटेल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी स्थापना 96 में हुई थी। इसमें जो हवाई जहाज, जो प्लेन, जो फाइटर प्लेन यूज किया गया वो है हॉक MK-132। ठीक है, इसमें टोटल 9 विमान होते हैं। जितने भी ये जो आकाश में जो कर्तव्य दिखाए थे वो सभी 9 विमान थे। 9 विमान की एक टीम है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या देखने को मिला था, जो गए थे वहाँ देखने उनको सबको मालूम होगा। इसको वर्टिकल क्लाइंब है, मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे आएगा। ठीक है, फिर लूप्स है। लूप्स मतलब अपने एक ऐसे से सीधे गए। ठीक है, एक हार्ट शेप है, ये ऐसे हार्ट शेप बनाया गया था। ठीक है, हार्ट शेप में बनाया गया, इन्हीं सब फॉर्मेशन में था। फिर डायमंड फॉर्मेशन था आपका, इस तरीके से सब जहाजें थी, और 1 2 3 ऐसे करके कुल 9 जहाजें थी, इस तरीके से थी। तो ये डायमंड फॉर्मेशन में बना था। इसी तरीके कुल कई सारी आकृतियों का फॉर्मेशन तैयार किया गया था। और साथ में ही वो रंगीन, जो उनका जो धुआं होता है रंगीन, इससे अपने भारतीय देश का जो तिरंगा है उसको भी बनाया गया था। उसी रंग बिरंगे धुएं से जो होता है वो बनाया गया था। ठीक है, तो और ये जो मनाया गया था, ये शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता सेनानी अपने बाबू वीर कुंवर सिंह के बलिदान में। उन्होंने, वीर कुंवर सिंह के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप बिहार के करंट अफेयर्स को देखते हैं या इतिहास को नज़दीक से देखते हैं, तो आप बाबू वीर कुंवर सिंह को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक और प्रमुख खबर था, बिहार में मोदी जी आए हुए थे। मोदी जी आए थे और उससे पहले इसी समय एक दुखद घटना हुई थी आतंकियों द्वारा पहलगाम में, जहाँ कम से कम 27 लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी धर्म के आधार पर, धर्म पूछ कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ था। उसी के बाद ये मोदी जी का ये पहला भाषण था। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने विश्व को, इवन इंग्लिश में भी कुछ देर के लिए दिया था भाषण, इसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में
पाकिस्तान को घेरने के लिए ये इंग्लिश में भी भाषण किया था। ठीक है, तो उसी दौरान आए हुए थे अपने बिहार में, बिहार के मधुबनी में आए थे। वहाँ आकर उन्होंने कई सारी सौगातें दी बिहार को, जिसमें हम लोग सबसे जो प्रमुख है जिससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल है। ठीक है, इसकी ये नमो भारत रैपिड रेल का ये दूसरा रेक है। पहला रेक आपका जो चल रहा है, पहला रेक नहीं कहेंगे, पहला जो ट्रेन है वो चल रही थी क्या कहते हैं उसके अहमदाबाद से भुज के बीच में चल रहा था, और दूसरा ट्रेन हमारे बिहार में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ चला या कितने नंबर की ट्रेन थी। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पिछली एक बार बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी ट्रेन थी, कृषि वाली ट्रेन, किसान करके एक ट्रेन थी, किसान रेल ऐसे करके चला था। जो सबसे पहला चला था वो दानापुर से देवलाली के बीच में चला था, तो वो पूछ लिया था। तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि पहला नमो भारत रैपिड रेल कहाँ चला था, तो वो चला था अहमदाबाद से भुज के बीच में चल रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से इंटरसिटी ट्रेन है। हम लोग जो इंटरसिटी ट्रेन देखते हैं ना, इंटरसिटी ट्रेन देखते वही इंटरसिटी ही ट्रेन है ये, बस इसको बदल दिया गया है। इसमें सारी बोगियाँ एसी हैं और थोड़ा सुविधाजनक है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें जानकारी। ये जो ट्रेन है ये जो चल रही है वो जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना जाएगी, और इसी तरीके से पटना से बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर होते हुए जयनगर पहुंचेगी। ये ट्रेन कवच सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। इसका मतलब ये है कि आपस में जो कोलिजन होता है, ट्रेनों की आपस में जो टकरा जाती थी, उनसे बचाव के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया था कवच नाम से। उस कवच को से सुसज्जित ये ट्रेन है। ठीक है, स्वदेशी तकनीक है और ट्रेन टकराव से सुरक्षा देगी। इसमें इस ट्रेन की खासियत क्या है कि इस ट्रेन में दोनों साइड में इंजन है, दोनों साइड में। मतलब जो एक टर्न अराउंड होता था कि हाँ भाई अब जाएंगे तो इंजन बदलेगा, इंजन बदलने के बाद फिर हम लोग जाएंगे, फिर ट्रेन वापस जाएगी, नहीं। अब भैया यहाँ पर ट्रेन रुकी और आगे, जैसे हमारा मेमू ट्रेन कैसे होती है, बस मेमू ट्रेन की तरह अब यहाँ से जयनगर जाएगी, जयनगर से फिर वापस होके इंजन मोड़ने का कहीं ज़रूरत है नहीं, इंजन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधे चल जाएगा। इससे समय भी बचेगा हम लोग का। इसमें रूट मैप इंडिकेटर है। जब ट्रेन जब चलेगी तो उसका जो इंडिकेटर बना हुआ है, इस तरीके से इंडिकेटर है कि हाँ भाई यहाँ जयनगर पहुँचे हैं, यहाँ पे समस्तीपुर पहुँचे हैं, बरौनी पहुँचे हैं, बख्तियारपुर पहुँचे, पटना पहुँचे। इस तरीके के इंडिकेटर है जो सभी लोग वहाँ पे देख पाएंगे ट्रेन के अंदर भी। तकनीकी विवरण के बाद तो ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड जो रखी गई है 130 किलोमीटर पर आवर का रखा गया है। ठीक है, और जो अभी ट्रायल रन हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें 133 किलोमीटर पर आवर का ट्रायल रन किया गया था, जो सक्सेसफुली रन किया गया था। इसकी अधिकतम सीमा 130 है, मगर ये 130 से बढ़ेगी। इन लोग रेलवे ने उसको 130 तक लिमिट करके रखा है। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है, पहले अहमदाबाद से भुज चली थी, ये देखिए सितंबर के माह में चला था। ठीक है, अगला सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है या करंट अफेयर का है कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन हुआ। ठीक है, उद्घाटनकर्ता जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ये भूतपूर्व असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, इसकी ऑपरेशन कब से शुरू हुई? तो 21 अप्रैल से ये कार्य करना शुरू हो गया। कहाँ हुआ? तो मुंबई में। इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि ये प्रतिवर्ष 1 मिलियन यात्री, यानी कि 10,000 यात्री प्रतिदिन को टर्मिनल्स को वो देखेगा। मतलब वहाँ पे क्रूज है ना, क्रूज टर्मिनल, तो यहाँ पे 10,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे, इतनी बड़ी क्षमता वाला टर्मिनल बनाया गया है। एक साथ 5 क्रूज पानी वाले जो जहाज होते हैं उनको संभालने का, उनको डॉक करने का क्षमता है इसके पास। ठीक है, तकनीकी विशेषताएं का ये 11 मीटर ड्राफ्ट है और 300 मीटर लंबे जहाज़ों के लिए उपयुक्त है। जो इसका डॉक बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके का डॉक होता है। ठीक है, ऐसा डॉक रहेगा, ठीक ना। और इसमें बड़ी सी जो शिप होती हैं, यहाँ जो 300 मीटर लंबी जो शिप्स होती हैं वो आके डॉक होंगी और यहाँ से लोग उतरेंगे या चढ़ेंगे और अपना टर्मिनल का एरिया रहेगा, उसमें अपना आना जाना करेंगे। प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को
झेलने की क्षमता या यात्रा कराने की क्षमता रखता है ये नया MICT, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ठीक है, परियोजना में जो लागत आया है 556 करोड़ का है। उद्देश्य है भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और बंदरगाह अवसंरचना का आधुनिकीकरण। ठीक है, इसके साथ ही साथ बधावन पोर्ट परियोजना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। ये समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसमें महाराष्ट्र के बधावन पोर्ट के लिए बुनियादी ढांचा विकास किया जाएगा। कुल निवेश 5,700 करोड़ प्लस, मतलब 5,700 से ज़्यादा ही है, 5,700 करोड़ प्लस इसमें निवेश होगा। प्रमुख निवेश विवरण है 4,200 करोड़ कंटेनर के लिए होगा, जिसमें बल्क और लिक्विड कार्गो टर्मिनल रहेगा, और 1,000 करोड़ बल्क और लिक्विड टर्मिनल। मतलब कहने बल्क और लिक्विड कहने का मतलब ये है कि इसमें सामान भी जाएगा, कई जगह लिक्विड्स होते हैं जिसमें पेट्रोलियम्स हो गया या फिर कोई भी केमिकल हो गया, ये चीज़ के लिए ये टर्मिनल कार्गो टर्मिनल है। ये ऊपर हम लोग ने जो पढ़ा वो पैसेंजर टर्मिनल था, ठीक है, क्रूज टर्मिनल था। ये कार्गो टर्मिनल, कार्गो आप समझ ही रहे होंगे जिसमें शिप्स में बड़े बड़े सामान लद के आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उस कंटेनर को ही कार्गो टर्मिनल कहते हैं। इसका लक्ष्य है औद्योगिक सप्लाई चेन को मजबूती देना और व्यापारिक संपर्क को बढ़ाना। इसका रणनीतिक महत्व भी हम लोग जान लेते हैं। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की सागरमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सागरमाला परियोजना का हिस्सा है और भारत की वैश्विक समुद्री हब क्रूज पर्यटन लीडर के रूप में स्थापित करने का निर्णय के लिए एक निर्णायक कदम है। फिर अगला है गारिया बोरोशो बोरोन उत्सव 2025। ये त्रिपुरा में हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा में हुआ। इसके ये एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यह उत्सव मनाया गया है। मतलब समझ लीजिए ये हम लोग जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी की इक्विवेलेंट आपका वहाँ पे ये गरिया बोरोशो बोरोन उत्सव है। ठीक है, उद्घाटन समारोह हुआ, कहाँ स्थान था, स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला में, क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उद्घाटन करता थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह। यहाँ डॉक्टर शाह माणिक हो गया, माणिक शाह होंगे। मुख्यमंत्री ने गारिया पूजा को त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए दुर्गा पूजा जितना महत्वपूर्ण या पावन बताया। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, गारिया पूजा महादेव को समर्पित पूजा है, यानी महादेव यानी हमारे भगवान शिव की को समर्पित पूजा है, मानी जाती है। शांति, सुख और समृद्धि लाने के लिए होती है। ये कोकोबोरो द्विभाषी समूह की सामुदायिक पहचान की प्रतीक है। प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य और संगीत, कैरिया काजन ममिता लेवांग भूमानी, रविंद्र संगीत, लोक नृत्य और जादू के शो हुए थे उस समय, उस दिन हुए। और त्रिपुरा की सांस्कृतिक विविधता का जीवन चित्रण भी किया गया। यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल भी लगाए गए जिसमें स्थानीय व्यंजनों का स्टॉल भी था, और सांस्कृतिक स्वाद एवं पाक विरासत का अनुभव के लिए भी वहाँ पे फूड स्टॉल लगाया गया था। मुख्य अतिथि इसमें कौन कौन थे, डॉक्टर माणिक शाह थे, ठीक है, जनजाति कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा थे, सहकारिता मंत्री शुक्ल चरण नोतिया और महापौर दीपक मजूमदार और भी बहुत अध्यक्ष त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद के कार्यवाह अध्यक्ष विश्वजीत सील ने इसकी अध्यक्षता की। आयोजन में सहयोग किसने किसने किया, तो सूचना और सांस्कृतिक विभाग, ये आपके जानकारी का नहीं मगर जनजातीय कल्याण विभाग भी जुड़ा हुआ था, अगरतला नगर निगम का भी सहयोग रहा, पार्टी स्पोर्टिंग सोसाइटी का भी रहा और पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद का भी इसमें वो रहा। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर का एक टॉपिक है स्पेस डेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो द्वारा किया गया। ये एक ऐतिहासिक छलांग है, ये अवश्य ही पूछा जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। एक आपका रैपिड रेल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक इसरो का ये ऐतिहासिक छलांग हमेशा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये स्पेस, इसका नाम जो परिचय दिया गया स्पारडेक्स मिशन इसका नाम रहा है, ठीक है, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। विकास करते इसके इसरो था, इसरो द्वारा ये इसका विकास किया गया। इसका लक्ष्य है पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में 2 उपग्रहों को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता का परीक्षण। डॉक अनडॉक यानी कि एक जगह वहाँ पे जैसे पड़ाव डालना जिसको बोलते हैं ना, डॉक किया, वो पड़ाव और पड़ाव ना मतलब वहाँ से हटाना, दोनों का परीक्षण के लिए ये काम किया गया था। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था। SDX-01 चेजर डॉकिंग को निष्पादित करने वाला, SDX-2 टारगेट स्थिर लक्ष्य उपग्रह, यानी कि जो SDX-01 है वो चेजर है, यानी कि कहीं भी जाना है तो वो
जाएगा, अपने लक्ष्य की ओर जाएगा, जाने वाला है। ये चेजर HDX-0 हो गया, HDX-01, HDX-02 ये जो टारगेट है। अब यहाँ से अनडॉक करना है, तो अनडॉक करने के लिए HDX-02 को का नाम दिया गया था। प्रत्येक उपग्रह का वजन 220 kg था। जिस वाहन से इसको भेजा गया था उसका था, मतलब वाहन कहेंगे, जो इसका रॉकेट है वो PSLV C-160 के माध्यम से भेजा गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? तो PSLV C-60 से हुआ था, PSLV C-60, PSLV C-60, ठीक है। कक्षा विवरण 460 किलोमीटर वृत्ताकार और 45 डिग्री के झुकाव पे, 460 किलो का है और उसका 45 डिग्री पे झुका हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष यान को के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का विकास प्रदर्शन, यानी कि अगर भविष्य में कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है वहाँ पे, तो वो अपना एक मतलब एक स्पेस स्टेशन को का ही एक कॉन्सेप्ट है ये। स्पेस स्टेशन मतलब ये जाएगी, हमारा जो क्या कहते हैं, कोई भी क्या कहते हैं, रॉकेट या कुछ भी जाता है हम लोग का जो यान है, वो वहाँ जाएगा, मिलेगा, और वहाँ पे जो लोग जा रहे होंगे वहाँ पे ये स्पेस स्टेशन में रुकेंगे, या जो भी आगे का कार्यक्रम होगा, ये जो इन लोग का प्लान होगा वो वहाँ पे करेंगे। डॉक मतलब होता क्या है कि आप जा रहे हैं, अब आप जैसे आप पानी का जहाज है या कोई शिप है, वो जब नदी के या घाट के किनारे आता है तो उसको पकड़ के बांधा जाता है, ठीक है। उसको डॉक है, या बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो एंकर्स गिराते हैं समुद्र के नीचे, ठीक है, ताकि वो डॉक करने के लिए किया जाता है। तो वो डॉक अनडॉक मतलब उसे आप समझ ही रहे होंगे। इसका दूसरा उद्देश्य ये था कि उपग्रहों के बीच विद्युत ऊर्जा का हस्तांतरण, अगर जैसे बिजली, ऊपर तो बिजली मिलेगा नहीं, तो बिजली कहाँ, तो चार्ज करने के लिए या बैटरी का जो भी व्यवस्था लोग सोच रहे होंगे, अभी हम लोग को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर विद्युत का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा कि हाँ भाई जो ये चार्ज करके आए होंगे, ये जो वहाँ पे डॉक किया हुआ पहले से स्टेशन होगा, उसको ये चार्ज देंगे, वहाँ पे बिजली का व्यवस्था, करंट देंगे या बैटरी देंगे, या जो भी जिस तरीके से चार्ज करेंगे, चार्ज करने का व्यवस्था होगा। समग्र नियंत्रण प्रणाली पर परीक्षण, और सारे जितने भी उसके सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम पे बारीकी से उसका परीक्षण किया गया है। अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए अहम। अनडॉकिंग, या वहाँ पे अनडॉकिंग, अगर कोई यान जा रहा है, वो वहाँ डॉकिंग हुआ, फिर उसके बाद अनडॉकिंग इसलिए किया ताकि वहाँ एक पड़ाव दिया गया, वहाँ से उसको बिजली से कुछ चार्ज किया जाएगा, उसके जो भी रॉकेट्स हैं या जो भी यान जा रहा है उसका वहाँ परीक्षण होगा। परीक्षण जाने के बाद वो ये देखा जाएगा कि वो कितनी लंबी दूरी के लिए जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए अहम है, ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ये मान लेते हैं आकाश में जाएंगे, एक जगह कहीं, जैसे स्टेशन पे ट्रेनें रुकती हैं, फिर वहाँ पे पानी भरा जाता है या फ्यूलिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ट्रेनें आगे बढ़ती हैं। उसी तरीके से जितने भी यान होंगे वो यहाँ आएंगे, यहाँ डॉकिंग करेंगे, यहाँ से इनको बिजली का वो मिलेगा, बिजली चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा इनका, प्लस इनका जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है, इसका परीक्षण होगा, उसके बाद आगे गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए भेजा जा सकता है। स्पारडेक्स की वैश्विक उपलब्धि क्या है? भारत इसमें चौथावां देश है जिसने डॉकिंग तकनीक में का सफल परीक्षण। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन कर चुका है, यानी ये हमारे लिए गर्व की बात है। ना कोई यूरोपियन देश, ना कोई ऐसा देश जो किया। ये इसमें 2 एशियन कंट्री हैं जिसमें चाइना और इंडिया है, एक रूस है, एक अमेरिका है। हम लोग मतलब ये बहुत ही गर्व की बात है। इसके सारे कहते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको आप लोग एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इसमें रॉकेट कौन सा गया था? तो PSLV C-60 के माध्यम से इसको ऊपर भेजा गया था डॉकिंग अनडॉकिंग करने के लिए, ठीक है। हम लोग फोर्थ कंट्री हैं, हमसे पहले अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं, अब हम लोग कर लिए, ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर 22 तारीख को, अगला है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया। इसी साल ये 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष इसका थीम था आवर प्लानट आवर पावर आवर प्लानट। ये थीम जरूर याद रखिएगा, थीम पूछ लेता है कई बार। ये भी पूछ सकता है कि कितनीवीं वर्षगांठ मनाई गई,
ठीक है। तो 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। और इस पे इसको मनाई गई जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को स्रोत अपनाने के लिए आवश्यकता पर जोर दी गई। स्वच्छ ऊर्जा किसे कहते हैं मालूम? स्वच्छ ऊर्जा यानी कि हमारा सोलर है, विंड है, इसमें ये स्वच्छ है। अगर आप हम कोल या कोयले से जो हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ये क्या होगा कि वायु प्रदूषण कर रहा है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है ये। ठीक है। तो इसलिए ये सब कोल है, वाटर है, ये सब में वाटर नहीं कहेंगे मगर सोलर, विंड, वाटर, ये तीनों आपका स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। और कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब से जो एनर्जी ये किया जा रहा है वो स्वच्छ ऊर्जा के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब हुआ कि उसमें कुछ वो नहीं करना है आपका पर डे, जैसे अब सोलर ही है तो इसमें कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। सूर्य जितना गर्म होगा, जितनी गर्मी पड़ेगी, आपकी सोलर एनर्जी जनरेशन उतने ही काफ़ी होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा, अभी आगे और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। और जहाँ यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। देखते रहिए और हम आपके पास ऐसे फैक्ट्स लेके आने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से जो आम अन्य जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं या चैनल्स उनमें ना पढ़ाया जा रहा हो, वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि वैसा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने लेकर आएँ ताकि आप भी अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सकें। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप आए हैं। जाते जाते एक बार चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।